हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर सर और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। यानी गब्बर सर आए हैं, ऋषभ त्यागी सर आए हैं सिद्धांत बैच का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेक्चर 2 लेके। और आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आपके कोर्स में शुरुआत के ये जो 2 चैप्टर्स हैं, एक जो था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और एक था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये दोनों ही भर भर के थ्योरी वाले हैं। और बच्चे कहते हैं सर अल्लाह बचाए मेरी जान के रजिया गुंडों में फंस गई। तो इन थ्योरियों में बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं। देखो बेटा, पहला वाला चैप्टर है उससे बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 देखने को मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं सर? बैलेंस शीट वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही प्यारा प्यारा आपका, और उसको हम यहां पर आपको समझाएंगे। देखिए बच्चों, एक रूल है। कैसा सर? आपको याद होगा क्लास 11th से या आप क्लास 12th में बैलेंस शीट बना रहे थे। अरे सर क्या वीडियो के शुरुआत में ही मूड खराब कर दिया बैलेंस शीट का नाम लेके। अरे बच्चों देख लेते हैं। देखो इस तरह से आप एक बैलेंस शीट बना रहे थे। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। यही वाला था, यही था ना, यही था। इस तरीके की आप बैलेंस शीट बना रहे थे। यहां पर आपकी लायबिलिटीज थी, यहां पर आपकी एसेट्स थी, और ये जो था इस बैलेंस शीट को हम कहते थे हमारी हॉरिजॉन्टल टाइप की बैलेंस शीट। ठीक है सर, इससे हमें क्या करना है? इसमें आपने एक चीज देखा होगा, इसमें सिर्फ ये फॉर्मेट था कि लायबिलिटीज में आप कोई भी लायबिलिटी कहीं भी आप क्रेडिटर्स ऊपर डाल दो, आप कैपिटल्स ऊपर डाल दो, आप बिल्स पेबल ऊपर डाल दो। ऐसे ही एसेट्स में कैश पहले डाल दो, क्या और हमारे कार पहले डाल दो, बिल्डिंग पहले डाल दो, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें हमारा सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138 तक यही चीज कवर करी जा रही है कि अगर आप कंपनी का, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको ये बैलेंस शीट फॉलो नहीं करनी, आपको एक दूसरी बैलेंस शीट फॉलो करनी है जो एक वर्टिकल फॉर्मेट में होगी। और सेक्शन 129 इन सारे प्रोविजंस को गवर्न करता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और सेक्शन 129 के भी अंदर शेड्यूल 3 है जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट देता है कि ऐसे बैलेंस शीट बनानी है, ऐसे बनानी है। तो मतलब क्या कहा सर कि आपके लिए एक है शेड्यूल 3, शेड्यूल कह सकते हैं, शेड्यूल कह सकते हैं, स्केड्यूल कह सकते हैं, स्पेलिंग आनी चाहिए बच्चों को, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शेड्यूल 3 आपसे क्या कहता है? शेड्यूल 3 आपसे कहता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है, जितनी भी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम इनकम स्टेटमेंट की तरह देखेंगे, इस तरह से हमें बनानी है। यानी कि सर क्या सारी कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ेगा? क्या सारी कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ेगा? क्या कहा गया कि शेड्यूल 3 कह रहा है हमारा कि जितने भी हमारी कंपनीज हैं उनको ऐसे नाचना है, ऐसे नाचना है। यानी कि आपके पापा जब शादी में आपके साथ जाते हैं तो आपने देखा होगा आप डीजे के आसपास भी नहीं जाते, और अगर पापा साथ नहीं गए हैं तो हम डीजे पर नाचते हैं और नाचते नाचते कपड़े तक फाड़ देते हैं। मतलब कुछ लोगों को इसमें रियायत मिली हुई है, उनको शेड्यूल 3 की तरह बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना है, उनको कुछ अलग तरीके से करना है। जैसे सर देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है? देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अ पार्टनरशिप फर्म टू प्रिपेयर फाइनेंस अकाउंट, बट अदरवाइज कंपनी है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन
to keep proper books of account and to prepare its financial account every year in the manner as prescribed in Companies Act. अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेला, अकेला यानी कि सिंगल, ये वो वाला सिंगल नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वो वाला सिंगल है जहां पर बिजनेस में मालिक जो है वो अकेला है, एक मालिक है, ठीक है। उनको फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करना है तो उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऐसे करना है भाई साहब। पार्टनरशिप में भी जब आप पार्टनरशिप वाला चैप्टर कर रहे होंगे क्लास 12 में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। हम कभी कैश को ऊपर ले रहे हैं, कभी कैश को नीचे ले रहे हैं, हम कभी बिल्डिंग को ऊपर ले रहे हैं, कभी बिल्डिंग को नीचे ले रहे हैं, हम कभी डेप्टर्स को ऊपर लिख रहे हैं, कभी नीचे लिख रहे हैं। बस हमें ये याद रखना था कि लायबिलिटीज इधर और एसेट्स इधर, ठीक है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई साहब अगर नाचना है तो उसी तरह नाचना पड़ेगा जो मैंने एक एक स्टेप बताए हैं। तो हमारा चैप्टर 9 सेक्शन 128 टू 138, देखो आपके सीएस एग्जी में भर भर के लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको, और भर भर के लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हो तो वहां पर आपको सेक्शंस मिलते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं? जब मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, उस किताब में अगर मैं कोई पैराग्राफ आ गया तो उसको मैं पैराग्राफ कह रहा हूं। लेकिन लॉ में अगर मैं किसी लॉ की किताब पढ़ रहा हूं तो उसमें जो मेरे पैराग्राफ हैं उसे मैं बोलता हूं सेक्शन। किसी भी एक्ट की बात करो तो उसका जो सेक्शन 1 होता है वो गवर्न करता है 3 चीज। आपसे किसी भी सेक्शन में, जैसे सेक्शन 1 की बात हो रही है, किसी भी एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, उसका सेक्शन 1 आपसे कहता है टाइटल, कमिटमेंट और एक्सटेंड। यानी कि क्या नाम है इसका एक्ट का, कब आया और कहां तक लागू है। तो यहां पर सेक्शन 128 से लेकर 138 तक जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का है वो डील करता है कौन कौन से लीगल प्रोविजन है किस चीज के, जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे होंगे। और यहां पर 2 शेड्यूल भी आए, आपका शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 और आपका शेड्यूल 3। लेकिन ये सारा आता है आपका सेक्शन 129 में। सर आपने बताया कि सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138 तक सारी चीजों को गवर्न करता है। कौन कौन सी? कि किस किस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। लेकिन जो आपका सेक्शन 129 है वो स्पेशल प्रोविजन गवर्न करता है कि भाई जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, देखिए। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे बनाओगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 गवर्न्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 129 बताता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा बनाओगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, वो सारी चीज यहां पर आती है, ठीक है। लेकिन आपसे यहां पर सेक्शन 133 भी कुछ कह रहा है। सेक्शन 133 कह रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू और फेयर होनी चाहिए। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू और फेयर होना चाहिए, और उसमें जो चीज शेड्यूल 3 के हिसाब से या शेड्यूल 3 के हिसाब से आपसे बोला जा रहा है उसी तरह से करना पड़ेगा। यहां पर सर क्लास का मतलब क्या है? जिस एसेट्स में जो एसेट्स डालनी है, जिस लायबिलिटी में जो लायबिलिटीज डालनी है, आपको वो वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ प्रोविजन का भी ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? अगर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें सारी चीज आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। सर अभी आपने कहा था कि सारी चीजें हमारी सारी कंपनीज इसको फॉलो करेंगी,
कुछ को रियायत मिल गई है, भाई डांस करने का मौका मिला है, लेकिन कुछ से कहा जा रहा है कि पापा भले ही सामने हैं, स्केड्यूल 3 आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से डांस कर सकते हो। किस किस को मिला हुआ है सर? देखिए, जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, जितनी भी हमारी बैंकिंग कंपनी है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इन सभी को स्केड्यूल 3 के हिसाब से काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन पर अलग एक्ट चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो वहां पर आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 है, बैंकिंग के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, और ऐसी कोई भी कंपनी जिसके ऊपर अलग से एक एक्ट बना हुआ है तो वहां पर उन्हें स्केड्यूल 3 को इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना। लेकिन आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, अगर आपकी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और आपने किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, यानी वो आपकी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो आपको उन सभी सब्सिडियरी कंपनी का कंसोलिडेशन बनाना पड़ेगा, एक एक चीज वहां पर शो करनी पड़ेगी। अरे सर क्या बात कर दी, क्या कह रहा है यहां पर, वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज इट शैल इन एडिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड। यानी कि क्या बताया कि अगर आप एक होल्डिंग कंपनी हो और आपकी एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है तो आपको उनके बारे में भी डिटेल देनी पड़ेगी, उनके सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और वो सेपरेट अकाउंट किसके हिसाब से होने चाहिए, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। चलो फटाफट से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सर आपने पढ़ा सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138 तक सारी चीजें कवर करता है, क्या क्या लीगल प्रोविजन होंगे। सेक्शन 129 प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ध्यान देता है। सेक्शन 133 कहता है कि ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर होना चाहिए। सेक्शन 129 का स्केड्यूल 3 आपको बताता है किस किस तरह से आपका जो फॉर्मेट होगा, क्लासेज होंगी, वो आपको डिस्क्राइब करना है। सारी चीजें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी में, बैंकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में यहां पर ये फॉलो नहीं होता क्योंकि इनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, और आपकी 2 या 1 जितनी भी सब्सिडी कंपनी है, तो आपको उनके भी बारे में डिटेल सारी की सारी देनी पड़ेगी सेपरेटली, और वो सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पर आपसे कह रहा है The provision of this act are applicable to the preparation, adoption and audit of the financial statement of a holding company shall, ये यहां पर ये वर्ड आ गया मुट्राइटिस मुटेंडिस, यानी कि एज इट इज जो भी हमारी कंपनीज हैं, जो हमारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वही आपकी सब्सिडी कंपनी में भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। अगर आपने किसी होल्डिंग कंपनी के साथ साथ सब्सिडी कंपनी की भी डिटेल डाली है तो वहां पर भी आपको वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो आपकी होल्डिंग कंपनी कर रही है। हर चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहां पर आपका आता है XBRL। अब ये क्या होता है सर, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दिया, अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शो करना है तो आप कागज तो लेके जाओगे नहीं कि लो भैया बन गया हमारा, देख लो। आपको उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाकर भेजना पड़ेगा ताकि वो लोग समझ पाए, उसे हम कहते हैं हमारा XBRL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पे आपका खाली आ गया। स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए पहले जो था वो आता था हमारा स्केड्यूल 6। स्केड्यूल 6 आता था जिसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बना रहे थे, फॉर्मेट बना रहे थे, और उसमें कुछ चेंजेस भी थे। जैसे अगर कोई आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई ऐसा खर्चा है जो इस साल पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाया, तो हम उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते थे। लेकिन अब आपको यहां पर ऐसा नहीं करना है।
अब शेड्यूल 6 को हटाकर शेड्यूल 3 आ गया, वो आपको फॉलो करना है, जिसमें आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो वर्टिकल फॉर्म में होगी। ऊपर आपकी जो भी इक्विटीज वगैरह है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, नीचे आपका बी कॉलम में सारी की सारी एसेट्स है। तो वही आपसे कह रहा है अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लासिफिकेशन एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन नेचर, एलिमिनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्केड्यूल। देखिए, जब भी हम किसी चीज को शो करते हैं कि ये अमाउंट कहां से आया, उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं, तो पहले हम उसे स्केड्यूल कहते थे, अब हम उसे नोट्स के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा या आगे वाली क्लासेस में देखोगे, जब हम शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मेरा फेवरेट चैप्टर है और मेरी गारंटी है कि उस चैप्टर को मैं आपका फेवरेट भी बना दूंगा। तो वहां पर हम जो अमाउंट आता है वो शो करते हैं कि अमाउंट कहां से आया, नोट्स टू अकाउंट शो करके, नोट्स बना के शो करते हैं। देन अब जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस चैप्टर में आपको डीपली नहीं जाना, आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूं किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि क्या क्या डिस्क्लोजर हो सकते हैं ऑथराइज कैपिटल में, इशूड कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में। उसके बाद जो बैलेंस शीट है उसमें जो हेड है, किस चीज को हम किस हेड के अंडर डालेंगे वो आपको याद होना चाहिए। प्लस टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें आपका राउंड ऑफ वाला जो केस है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड ऑफ वाला सर ये रहा। इस पूरे थ्योरी में जो लास्ट में जो राउंड ऑफ वाला केस है वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे या जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो आपको राउंड ऑफ कैसे करना है। देखिए, अगर आपका अमाउंट जो टर्नओवर आ रहा है वो लेस देन 100 करोड़ आ रहा है, अगर आपका जो टर्नओवर आ रहा है वो लेस देन 100 करोड़ आ रहा है, तो जो भी उसके पास 100 होगा या 1000 होगा या लैक्स होगा या मिलियन होगा, आप उसमें उसे कन्वर्ट कर दोगे। क्या कहा मैंने कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से कम आ रहा है तो आप उसके पास, उसको राउंड ऑफ करने के लिए उसके पास जो 100 आना होगा या 1000 आना होगा या लैक्स आने होंगे या मिलियन आने होंगे, आप उसमें उसे राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ तो जानते हो ना कि आपने किसी को 95 रुपीज दिए, 95 रुपीज दिए और 5 रुपए आने थे, आपने कहा रख ले टिप, टिप है टिप। जब रेस्टोरेंट जाते हो ना किसी को, तो मान लीजिए अब 590 का बिल हुआ और आपने दे दिए 600 रुपए, आपने कहा रख ले भाई 10 रुपए, और कॉलर खड़ा कर लिया आपने, अरे यार मैंने तो टिप दी है। तो वही बात कह रहा है। और अगर आपका 100 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया, 100 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया, तो हम छोटी मोटी बात तो करेंगे ही नहीं, हम 100 की भी बात नहीं करेंगे, हम 1000 की भी बात नहीं करेंगे, हम पहुंच जाएंगे लैक्स पर, मिलियंस पर और करोड़ पर। इस तरीके से हम कन्वर्ट इसको करते हैं। चलिए, अब प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। मैं आपसे पूछूंगा बैलेंस शीट को बताने से पहले कि आपकी जो बैलेंस शीट हुआ करती थी, जो आपने इससे पहले पढ़ी थी, 2 साइड होती थी, लायबिलिटीज होती थी और एसेट्स होती थी। लायबिलिटीज में आपने एक हेडिंग पढ़ी थी कैपिटल, वो पैसा जो मालिक ने लगाया है और बिजनेस उसको एक इंटरनल लायबिलिटी मान रहा है। यहां पर भी हम उसको एक इक्विटी की फॉर्म में देखेंगे। और हमारे पास कैपिटल के साथ साथ लायबिलिटी होती थी 2 टाइप की, एक आपकी करेंट लायबिलिटी और एक आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी होती थी जो हमें 1 साल के अंदर पेड कर देनी है, और नॉन करेंट लायबिलिटी होती थी जो हमें 1 साल से ज्यादा। ये फॉर्मेट था। एसेट्स में आपका करेंट एसेट्स था, ऐसी एसेट जो आपने अपने पास इसलिए रखी है कि उसको आप कैश में कन्वर्ट कर दोगे, और नॉन करेंट एसेट जिसको आपने यूज करने के लिए रखा है, फिक्स्ड एसेट्स भी कहते थे उसे, टेंजिबल भी एसेट थी वहां पर, और हमारी
इंटेंजिबल एसेट्स भी हुआ करती। ये सिंपल फॉर्मेट था, लेकिन यहां पर आपको ये नहीं देखना था कि पहले कैपिटल रख दूं या बाद में रख दूं, पहले गुडविल रख दूं या बाद में रख दूं, लेकिन अब आपको प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। हाउ एफन इज अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करी जाती है? बैलेंस शीट इज मोर लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एट अ स्पेसिफाइड टाइम, यूजुअली कैलकुलेट आफ्टर एवरी क्वार्टर, 6 मंथ, और डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से बना रहे हो। अब देखिए स्केड्यूल 3 आपको 2 पार्ट में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका कवर करेगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो कैसी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। पार्ट 2 आपका कवर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, वो भी एक नए तरीके से। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं पहले मैं यहां पर कुछ डिस्कस कर लेता हूं आपसे एक बार फिर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चों लोग, सबसे पहला इक्विटी, और इसको हम कह सकते हैं ओनर्स फंड भी कह सकते हैं। ओनर्स फंड यानी कि वो पैसा जो मालिक के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे पैसा दे दो और बदले में वो मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दे रहा हूं जिस पर लिखा हुआ है कि आपने मुझे इतना पैसा दिया और ये जो वैल्यू है कागज के टुकड़े की वो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इसके बदले में मैं आपको ओनरशिप की दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ओनरशिप दे रहा हूं, मालिकाना हक में आपको दे रहा हूं। इसको हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स हमारे एक तरीके से क्या है? ओनर्स हैं। तो उनके द्वारा जो पैसा आ रहा है वो हमारा कौन सा फंड है? ओनर्स फंड है। इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें हमारे पास शेयर्स के भी टाइप होते हैं। एक हमारा होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, फिर कुछ ऐसे शेयर्स भी होते हैं जो हम शेयर वारंट के रूप में लेते हैं। मतलब कि सर अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी के शेयर 3 महीने बाद इतने के हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप शेयर वारंट निकालोगे कि मैं अपनी कंपनी के शेयर निकाल रहा हूं, अभी जो प्राइस है अभी 1000 चल रही है, लेकिन मैं आपको निकाल रहा हूं 1400 रुपए के, और 3 महीने बाद वो आपको मिल जाएंगे, और वो कागज पे लिखा हुआ है, तो वो हमारा शेयर वारंट के रूप में आ जाता है, उसका पैसा भी लेते हैं। फिर हमारे कुछ रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, सभी तरीके के रिजर्व, चाहे वो आपका कैपिटल रिटेंशन रिजर्व हो, चाहे वो आपका DRR हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, या आपका जनरल रिजर्व हो, या फिर सरप्लस। सरप्लस यानी कि फायदा, फायदा यानी कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है मतलब वो आपके लिए एक लॉस है। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है मतलब आपके लिए वो एक फायदा है। तो जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करेंगे, और वो भी नेगेटिव बैलेंस के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए यहां पर आपको 2 पार्ट में चीजें अलग अलग कर दी हैं, 2 पार्ट में चीजें अलग कर दी हैं बैलेंस शीट में। एक आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक आपका एसेट्स। ये मैंने अभी आपको बताया शेयर होल्डर्स फंड, हमारा शेयर कैपिटल के बारे में बात करी थी। अब जब आप शेयर निकालते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो सारा का सारा पैसा एक बार में दे दें और शेयर दे दें उन्हें, सारा का सारा पैसा एक बार में ले लें और शेयर दे दें, या हम इंस्टॉलमेंट में कर दें। तो जब आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, लेकिन उसके बाद का पैसा भी पेंडिंग है। देन उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर नहीं देनी, लंबे समय तक देनी है, जैसे आपके डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। और जो लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर देनी है वो आपकी करेंट लायबिलिटी होती है, आपके क्रेडिटर्स वगैरह, है ना। ये सारी चीजें हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। वहीं मैं बात करूं अगर एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट मैंने क्या बताया था? वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर, और मैंने उसे रखा ही अपने पास इसलिए है कि 1 साल में कन्वर्ट हो जाइए, तो बता रहा हूं वो हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। और जो लंबे समय तक आपने यूज करने के लिए अपने पास रखा है वो हमारा क्या है? नॉन करंट एसेट्स। तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए, आपके सामने ऑप्शन ओपन हो गया है। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी
और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके द्वारा जो पैसा आ रहा है वो यहां पर आता है, वो यहां पर आता है। तो शेयर कैपिटल में आपकी इक्विटी शेयर आ जाएगा, आपका प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में सभी तरह के रिजर्व और सभी तरह के फायदे, मनी इशूड अगेंस्ट शेयर वारंट। मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्यूचर में सोचकर कि यहाँ फ्यूचर में आपकी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो दोबारा से शेयर वारंट निकाल रहे हो तो उससे आया हुआ पैसा, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। नन करेंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है? लंबे समय की लायबिलिटी जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है सर? देखिए, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो कंपनीज एक्ट कह रहा है आपका, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखो कि सर आपको जो टैक्स देना है वो देना है 60 करोड़ रुपए, लिख लेते हैं सर, लिख लेते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, आपको जो कंपनीज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कह रही है कि आपको टैक्स देना है 60 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन जो इनकम टैक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट कह रही है वो कह रही है कि आपको टैक्स देना है 80 करोड़ रुपए, यानी कि 20 करोड़ का जो टैक्स है वो अभी भी रह गया, जो अगली साल आपको ये तो देना ही देना पड़ेगा और बाकी का अगली साल का। तो ये अपने ऊपर एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर लिया। अगर ये उल्टा होता सर, आपने बनाया 80 करोड़ का और इनकम टैक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट कह रही है 60 करोड़ का, तो आपने 20 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये आपके लिए एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, ठीक है ना। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो स्पेसिफाइड है। अब सर कैसे पहचानेंगे कि वो नन करेंट है या करेंट है? अगर उसका पेमेंट पीरियड 1 साल के अंदर है, अगर आपको उसे 1 साल के अंदर पेड करना है तो वो हमारी वो करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, और 1 साल के अंदर पेड नहीं करना है तो वो हमारी वो नन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कम समय के लिए आपने पैसा लिया। ट्रेड पेबल, देखिए जब मैं सामान को बेच रहा हूं उधार और मुझे सामने वाली पार्टी पर भरोसा नहीं है तो मैंने क्या किया, एक बिल बनाया। अगर बिल नहीं बनाया, सामान मैंने बेच दिया तो भाई डेटर्स है, वो पैसे देगा मेरे को। मैं क्या हूं, एक ट्रेड रिसीवेबल है जिसके अंदर ही क्या है, डेटर्स है। सामने वाला क्या है, मेरे को पैसे देगा। लेकिन अगर मैंने बिल बनाया, मुझे सामने वाली पार्टी पर भरोसा नहीं था, मैंने एक बिल बनाया और उस पर उसके साइन करवा लिए और वापस से वो बिल मेरे पास आ गया, तो मेरे पास जो है वो बिल रिसीवेबल है और सामने वाली पार्टी के लिए वो एक पेबल है। यानी कि आपने ट्रेड करी, आपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा, ठीक है, उधार, तो वहां पे जहां जहां आपको पैसा देना पड़ रहा है वो आपके लिए क्या है, ट्रेड पेबल है। यहां पर एमएसएमई का भी जो एक्ट है वो भी गवर्न करता है कि आपको ट्रेड पेबल प्रॉपरली शो करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कम समय के लिए आपने प्रोविजंस बनाए और कोई अदर करेंट लायबिलिटी इसका पार्ट बन जाता। अब बारी आती है हमारी एसेट्स की। एक बार अच्छे से देखो बच्चों, अब फटाफट से आपके गब्बर सर आ चुके हैं, ऋषभ त्यागी सर के अंदर गब्बर सर आ चुके हैं। और जब बच्चों को मालूम है जब गब्बर सर आ जाते हैं तो बच्चों के अंदर जो जोश होता है वो बढ़ जाता है। तो फटाफट से देखेंगे, सबसे पहले यार इक्विटी एंड लायबिलिटी, और पहली यार उसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी इशू अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वगैरह आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सभी तरह के रिजर्व, सरप्लस में फायदा, अगर नुकसान दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको नेगेटिव में शो करेंगे। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट आएगा। नन करंट लायबिलिटी, ऐसी करंट लायबिलिटी जो आपको 1 साल से ज्यादा में पेड करनी है और जो आपको 1 साल के अंदर पेड करनी है वो आपकी करंट लायबिलिटी। उसमें लंबे समय की बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि आपको जितना देना था उतना नहीं दिया, आपने कम दिया तो उसको आपको नेक्स्ट ईयर पेड करना पड़ेगा, वो आपके लिए क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और किसी टाइप की आपके ऊपर लायबिलिटी, आपने जो प्रोविजन बनाया है वो लंबे समय के लिए बनाया है। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पेड करनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्टेट पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये है आम जिंदगी, और अभी जो आपने देखा वो थी गब्बर सर जिंदगी। चलिए, अब ये सारी आपके सामने एसेट्स हैं, एक आपकी नन करेंट लायबिलिटीज और यहां पर ये करंट लायबिलिटीज, एसेट्स होगा, यहां पर ये नन करंट एसेट्स होगा और ये हमारी करंट एसेट्स होगा। तो फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट जिनको आपने इसलिए लिया है
जिनको आपने इसीलिए लिया है कि लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल करेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट करा है जो 1 साल से ज्यादा के हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको 80 करोड़ रुपए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कह रही है कि इतना टैक्स देना है, लेकिन इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं तो 80 करोड़ तो ज्यादा हो गया भाई, 60 करोड़ ही पेड करना है, लेकिन आपने 20 करोड़ एक्स्ट्रा पेड कर दिए, तो वो आपने एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट कर दी। और कोई नॉन करंट एसेट्स जो आपको दे रखी हो। करंट एसेट्स जो आपको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने का हक रखती है, ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस और अदर करंट एसेट्स। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको ये छोटे मोटे टर्म्स में दिक्कत होगी, क्योंकि ये हम 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, फिर भी आपको दिक्कत ना हो, आप अकाउंट्स के फील्ड से ना हो, इसके लिए हमने पहला वाला चैप्टर में उसको एक्सप्लेन किया था। अब ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अगर आप पहली बार बैलेंस शीट बना रहे हो तो यहां पर आपको प्रीवियसली फिगर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अगली साल बना रहे हो तो आपको दोनों साल का शो करना पड़ेगा कि पिछली साल का जो प्रीवियस फिगर था वो क्या है और इस साल का प्रीवियस फिगर है वो क्या है। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या समझे, क्या समझे? ये आया क्योंकि ये स्केड्यूल 3 ने कहा है कि तेरे लिए फॉर्मेट में लाया, देखो तेरे लिए सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी किसकी, इक्विटी किसकी, ये किसकी का मतलब मैं पूछ रहा हूं, कौन सी वाली किसकी? ये किसकी का मतलब ये मत समझना वो जो दूसरी किस होती ना, वहां ध्यान नहीं देना है, यहां ध्यान देना है। तो भैया सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग आएगी, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड की, और उसके अंदर हमें क्या डालना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तीनों टॉपिक क्लियर है आपके, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिजर्व सरप्लस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और यहां पर आपको टोटल कर देना है लायबिलिटीज का। जिस तरीके से आपकी बैलेंस शीट वहां पर मैच होती थी, लायबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल आता था, सेम यहां पर भी होगा, लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल दोनों का बराबर आएगा। अब बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स में सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स और उसके अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एक तरीके से सारी फिक्स एसेट्स इसमें आ जाएगी, सारी इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगी, यानी कि करंट एसेट्स को छोड़कर जो भी एसेट्स है वो आप यहां पर शो करोगे। देखा यहां पे दे रखा है, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, कैपिटल जो वर्क इन प्रोग्रेस हो, इंटेंजिबल एसेट जो भी बन रही है धीरे धीरे। फिर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अलग से हेड होगा, देन उसका डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी ने आपको क्या किया, आपने किसी को लोन दिया है लंबे समय के लिए तो वो भी आपके लिए एक एसेट्स की तरह ट्रीट करी जाएगी। फिर हमारा करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखे हैं जो 1 साल के लिए ही हैं। इन्वेंट्रीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल जिससे हम प्यार से कच्चा बादाम नहीं, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा बादाम, रॉ मटेरियल था आपका, सेमी फिनिश गुड्स था, फिनिश गुड्स था, वो हमारी किसका पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट था। देन ट्रेड रिसीवेबल, आपने सामान को बेचा है, उधार बेचा है, आपके पास पैसा आना है तो इसके अंदर आपके डेटर्स आएंगे और बिल्स रिसीवेबल आएगा। कोई चीज जो कैश है या कैश के बराबर है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, कम समय के लिए आपने पैसा दिया है, और कोई अदर करंट एसेट वो यहां पर आपको स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी। ये जितने भी आपको हेड दिख रहे हैं इसमें आने वाली चीजें आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी, और यहां पर टोटल आ गया आपका एसेट्स का, लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल बराबर आ जाता है ना, तो दिल को सुकून मिल जाता है। हम कॉमर्स वाले बच्चों का यही तो है सिस्टम। क्या सिस्टम है सर? कि बैलेंस शीट जब मैच हो जाती है तो सर दिल को इतना सुकून मिलता है कि बच्चे गाना गाते हैं कि दिल का दरिया बह ही गया। अगर मैच नहीं करती है तो बेचारे हम बह जाते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि भाई बात ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट तो बना रहे हो लेकिन वो गाना है ना, वो छुपा लिया, चुरा लिया है, लेकिन हम यहां छुपा लिया कर देते हैं कि कुछ छुपाना नहीं है, सारी चीज बतानी है। यहां दुबका दाई नहीं खेलनी है आपको, वो हमारा बताता है क्या,
स्केड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो जो चीजें जरूरी हैं कुछ यहां पर बताई भी गई हैं, सारी की सारी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। याद करो सर, एक प्रिंसिपल था फुल डिस्क्लोजर वाला जो कहता था कि अगर एक एक चीज जो आपके यूजर्स के लिए जरूरी है जानना वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और इसको एक एक्सेप्शन भी देता था, मैटेरियलिटी। अगर छोटे मोटे खर्चे आप रिकॉर्ड करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट बढ़ जाएगा, तो आप क्या करो, उन सभी को एक अकाउंट के अंदर मैनेज कर दो। तो यहां पर वही कह रहा है कि स्केड्यूल 3 डील्स ओनली विद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। स्केड्यूल 3 डील करता है कि कैसे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है और क्या क्या चीजें आपको उसमें डिस्क्लोज करनी है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन इनटू डेब्ट एंड इक्विटी कंपोनेंट्स इज गवर्न बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी आपके डेब्ट है यानी कर्जे हैं, कर्जा है, इक्विटी है, ठीक है ना, ओनर्स फंड है, उसको आपको वैसे ही शो करनी पड़ेगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपके जो शेयर्स हैं, ऑथोराइज्ड हैं, इशूड हैं, सब्सक्राइब्ड हैं, पेड हैं, फुली है, नॉट फुली है, उनको भी आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। यहां पर कह रहा है फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। तो देखो, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल क्या होता है सर? ऑथराइज कैपिटल ये हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगले चैप्टर में जानने वाले हैं, और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो अगला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उनको हम बड़े ही ध्यान से करने वाले हैं, नए वालों के लिए भी और पुराने वाले प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी। पुराने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो नए वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा हम और डीपली चलेंगे। क्यों सर? क्योंकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आएगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? एक मैक्सिमम शेयर, कि जब आप शेयर निकालोगे तो आप मैक्सिमम कितने शेयर निकाल सकते हो वो आपने लिखा दिया है ऑथराइज शेयर कैपिटल। कितने शेयर आपने पहले निकाले, कितने इशूड करे, कितने सब्सक्राइब हुए, कितने सब्सक्राइब हुए लेकिन अभी आपने पैसा मांगा नहीं है तो वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड, और अगर उन्होंने दिया नहीं है तो अभी वो नॉट फुली पेड। ये सभी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वही आपसे कह रहा है ऑथराइज कैपिटल कितना क्या है शो करना पड़ेगा, कितने शेयर इशूड करे हैं, कितने सब्सक्राइब हुए हैं, कितने फुली पेड हैं, कितने नॉट फुली पेड है, वो सब आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। कितनी फेस वैल्यू है आपके शेयर की, रिकॉन्सिलेशन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने शेयर्स की, कोई भी राइट अगर आपको मिला है या आपके शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, डिविडेंड बांटने की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रीपेमेंट करने की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो भी भाई साहब आपको यहां शो करना पड़ेगा। यानी कि सब उतार देना है और ऐसे डांस देना है, अरे सर सब शो करना पड़ेगा, सारा का सारा शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी। मतलब आपने किसी कंपनी के 51% शेयर ले रखे हैं, आप एक होल्डिंग कंपनी हो, वो आपकी सब्सिडी कंपनी है, किसी कंपनी ने आपके ले रखे हैं तो आप उसकी सब्सिडी हो, वो आपकी होल्डिंग है, किसी कंपनी ने उसके ले रखे हैं, उसके ले रखे हैं, उसके ले रखे हैं, वो पूरा आपको शो करना पड़ेगा बेटा। अरे सर कुछ नहीं छुपाएंगे। वो देखते हैं ना, आपने मूवी देखी होगी जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, यहां फाड़, ये दे, ये फाड़, ऐसे करते हैं ना, तो वो आपको पूरा अपने आप देखो, अगर बेइज्जती नहीं करवानी है, आप नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो बेटा चुपचाप से सब डिस्क्लोज कर दो। अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने आपकी कंपनी के टोटल शेयर्स का 5% ले रखा है, तो वो आपको अलग से शो करना पड़ेगा 31 मार्च को। यानी कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे उस वक्त 31 मार्च को जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनमें से क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने आपकी कंपनी के टोटल शेयर की वैल्यू का 5% या 5% से ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद शेयर रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन या कॉन्ट्रैक्ट्स या सेल, आपने शेयर रिजर्व करके रखा हुआ है ईसॉप के लिए। ईसॉप आप जानते होंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज आए हैं उनको आप कहते हो कि भाई साहब
अगर आप हमारी कंपनी में इतने साल काम कर लोगे ना, तो देखो वो डिब्बे में रखे हुए हैं शेयर आपके लिए, वो ले लेना। तो अगर आपने वहां कहीं ऐसे शेयर रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो आपने जो रिजर्व करके रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, रिजर्व करके रखे हुए हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date at which the balance sheet is prepared, agreed number and class share allotted as fully paid up pursuant to contract being payment received। अगर मैं आज बैलेंस शीट बना रहा हूं और पिछले 5 साल निकले हैं, उसमें मैंने किसी को शेयर दिए हैं, बदले में पैसा नहीं लिया। बदले में मैंने आपने क्वेश्चन करे होंगे ना, शेयर इशूड कंसीडरेशन वाले, अदर देन कैश, जिसमें आप किसी का चलता हुआ बिजनेस ले लेते हैं, एसेट्स ले लेते हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपने बोनस शेयर्स करे हैं, यहां पर अगर बोनस शेयर करे हैं तो आपको शो करना पड़ेगा, या फिर आपको एग्रीड नंबर एंड क्लास शेयर ब्रॉट अप करना पड़ेगा। बोनस शेयर क्या होते हैं सर? बोनस शेयर हम क्या होते हैं? बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने प्रॉफिट को बांट दिया। सब बांटने के बाद भी अभी उनके पास जो बचा हुआ है वो उनके लिए रिटेन अर्निंग है, तो वो चाहते हैं चलो और बांट दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के रूप में नहीं, हम बोनस शेयर के रूप में बांट दे रहे हैं, यानी हम शेयर दे रहे हैं, बदले में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो वो सब आपको शो करना पड़ेगा। अगर कोई सिक्योरिटी कन्वर्टेबल है इक्विटी में या प्रेफरेंस में, या प्रेफरेंस इशू को कन्वर्ट कर रहे हो, उसको आपको पूरा का पूरा शो करना पड़ेगा। सर ये सब शो करना पड़ेगा कर करके हम पता नहीं हमारी बैंड नहीं बजे यार। नहीं होगा, टेंशन न करो, क्योंकि आपके सामने है गब्बर सर, प्यारे प्यारे बच्चे को कि एक बार बोल देंगे सर कि अब की बार 100 नंबर पार, अब की बार 100 नंबर पार। और हमारी यही पूरी कोशिश रहेगी कि जब आपका CSXG का रिजल्ट आए ना, तो आप गाना गाएं कि अब की बार 100 नंबर पार, अब की बार 100 नंबर। डांस मैं बहुत खतरनाक करता हूं, प्राउड नहीं करा वो अलग बात है। कोई कॉल्स ऐसी रह गई है जो अनपेड है, तो उसको आपको शो करना पड़ेगा। फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है जो पेड किया था वो शो करना पड़ेगा। क्या होता है फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट? देखो आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, 7 रुपए आपने पेड कर रखे हैं, 3 रुपए के हिसाब से आपने शेयर का पेमेंट नहीं करा, तो जो हम पेमेंट करते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं? फॉरफिटेड हो जाते हैं। तो उसी में हम अमाउंट शो करते हैं। तो ये सारी बात तो थी। उसके बाद है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। सभी तरह के रिजर्व आपको शो करना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, या वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, या डिबेंचर्स का पेमेंट करने के लिए बनाया हो, या रीवैल्यूएशन जब हम एसेट्स लायबिलिटी के लिए करते हैं तब बनाया हो, या आपने शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मतलब आपने शेयर को ESOP के लिए निकाला हुआ है लेकिन अभी एम्प्लॉइज ने उन शेयर्स को लिया नहीं है, तब भी भाई साहब चुपचाप से आपको शो करना पड़ेगा। और क्या कह रहा है? कोई भी अदर रिजर्व और उसका पर्पस भी स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। आपको फायदा हुआ, वो फायदा भी आपको बताना पड़ेगा कि कहां से हुआ, कैसे हुआ, सारी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। ये आपका कहता है स्केड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर। ठीक है। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी आपको शो करना पड़ेगा। ये किस साइड में जाती है मैंने आपको बताया था अभी। देन आपके नन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐसी बोरोइंग जो लंबे समय की है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 साल से ज्यादा, जिसमें हमारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। सर डिबेंचर्स क्या होता है? देखो अगर मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर दे रहा हूं और उसके बदले में आपसे पैसे ले रहा हूं और साथ साथ आपको ओनरशिप भी दे रहा हूं, मालिकाना हक भी दे रहा हूं, तो वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन डिवेंचर्स में मैं सेम काम करता हूं लेकिन इनको कोई ओनरशिप का हक नहीं है। तो अगर मैं किसी से पैसा लूंगा, कागज का टुकड़ा उनको दे रहा हूं, बदले में मैं कह रहा हूं कि मैं आपको फिक्स रेट से ब्याज भी दूंगा इस अमाउंट पे और कुछ टाइम बाद ये अमाउंट भी पे करूंगा, तो वो डिवेंचर्स होल्डर है, लंबे समय की लायबिलिटी है। टर्म्स लोन हो सकता है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन लिया है, बैंक से लिया है या किसी अदर पार्टी से लिया है। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी आप समझ चुके हैं। डिपॉजिट वगैरह होती है, डिपॉजिट हमारी पब्लिक डिपॉजिट के हिसाब से भी हो सकती है, बोरोइंग्स के रूप में भी हो सकती है। लोन एंड एडवांसेस हैं आपके, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज हैं, अदर लोन्स एंड एडवांसेस हैं। बेटा एक चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखना, इस चीज में पर्टिकुलर आपको आना चाहिए कि कौन से हेड के अंदर कौन सी चीज आती है। यहां पर जो छोटे टर्म्स होते हैं ना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो बहुत ही रेयर पूछा जाए।
आपसे उनके ट्रीटमेंट पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किस हेड के अंदर आता है और क्यों आता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन, अगर आपने किसी लोन को या लायबिलिटी को लिया है और उसके बदले कुछ गिरवी रखा हुआ है तो वो चीज आपको शो करनी पड़ेगी, और ऐसे शो करनी पड़ेगी कितने सारे आपके ऊपर लोन है या पैसा लिया है और उसके लिए कौन कौन सी आपने सिक्योरिटी रखी हुई है। अगर किसी ने गारंटीज दी है, डायरेक्टर्स वगैरह ने गारंटीज दी है, वो आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट, किसका पेमेंट कब करना है, वो आपको शो करना पड़ेगा। आप अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो किस्तों में, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। आपके पास अगर पावर है रीशूड करने की, डिवेंचर्स वगैरह, वो आपको शो करना पड़ेगा। अरे सर ऐसे शो कर करके तो पूछो ही मत। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, आप अगर किसी लोन का रीपेमेंट कर रहे हो वो आपको शो करना पड़ेगा, और आपने पेमेंट करने में देरी कर दी या आपने पेमेंट नहीं करा या आपसे गलती हो गई कि हमें पेमेंट करना था, पेमेंट करना भूल गए, डिफॉल्ट हो गया, तो वो भी आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में बता चुका हूं आपको, इसको शो करना पड़ता है। अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल यहां पर क्या कर रहा है सर, ट्रेड पेबल यहां पर क्या कर रहा है, देखिए यहां पर आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में यहां पर कह रहा है कि जो हमारा एमएसएमई होता है, जो हमारा एमएसएमई होता है, एमएसएमई भी कहता है कि भाई साहब आपको जो ट्रेड पेबल है या तो एमएसएमई पे यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या अदर पार्टी से अगर आपका ट्रेड पेबल है तो वो आपको सारा का सारा शो करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 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 कम समय के लिए जो पैसा लेते हैं तो वो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, या बैंक से लिया, अदर पार्टी से लिया, लोन एडवांसेस, डिपॉजिट। सर ये सारे टर्म तो अभी हमें नॉन करेंट लायबिलिटी में भी दिख रहे थे और ये सारे टर्म हमें यहां भी दिख रहे हैं। मैंने क्या बताया, अगर कोई लोन, कोई बोरोइंग्स, कोई प्रोविजन 12 महीने तक के लिए है, उसके अंदर है तो वो करेंट है, और 12 से ऊपर चला गया तो वो हमारा नॉन करेंट है। ट्रेड पेबल्स सेम, अभी मैंने आपको नोटिफाई किया था कि आपको जो ट्रेड पेबल्स है वो यहां पर शो करना पड़ेगा एमएसएमई के हिसाब से, यानी कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइज, यानी कि आपने किसी एमएसएमई से ट्रेड पेबल किया है तो कितना अमाउंट अभी बचा है वो शो करना पड़ेगा, या उसके अलावा कितना भी आउटस्टैंडिंग है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। फिर यहां पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, करेंट मैच्योरिटी है, करेंट लगा हुआ है यानी 1 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म डेब्ट है या फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है, ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज आप पढ़ोगे अब आपके प्यारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इंटरेस्ट एक्रूड है बोरोइंग्स पर, इंटरेस्ट एक्रूड नहीं है, ड्यू नहीं है, इनकम रिसीव्ड एडवांस है, अनपेड डिविडेंड है। ये क्वेश्चन आया था बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अनपेड डिविडेंड कहां जाता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी रिसीट फॉर अलॉटमेंट, जो हमारे सिक्योरिटीज थी उसके रिफंड में आपके पास, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, ये सारी जो 3-4 चीजें हैं इसको बहुत ही ध्यान से मार्क कर लेना बेटा, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है थ्योरी वाइज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके जो कम समय के लिए है उसमें आप स्पेसिफाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सारी रिक्वायरमेंट या डिस्क्लोजर थी आपकी पूरी की पूरी लायबिलिटीज की। अब हम बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स के लिए मैंने बताया कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है इसके लिए एक नई हेडिंग बताई थी प्रॉपर्टी वाली, वो सारे फिक्स एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स आ तो उस हेड के अंदर रहे हैं, लेकिन आपको उन सभी चीजों को अलग 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 डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बात आपसे यहां कही जा रही है। उसके बाद वही चीज रिपीट है, एसेट्स अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर ईच क्लास ऑफ। अगर आपने किसी एसेट्स को लीज पर दे रखा है ना, तो उसको भी आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन हुआ है, एसेट्स की वैल्यू में कमी आई है या बढ़ी है, वो भी आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। हाँ जी, रिकॉन्सिलेशन हुआ है, आपने जो पहले वैल्यू थी अब वैल्यू उसमें कोई कमी आई है, आपका डेप्रिसिएशन लगा है या कुछ एडजस्टमेंट किया है या डिस्पोजल हुआ है, वो यहां पर आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं सर?
इंटेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो, जैसे कि आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन है, आपकी कंपनी का नाम, ब्रांड या ट्रेडमार्क, ठीक है ना, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारा कॉपीराइट से, ये सारे हमारे क्या हैं, इंटेंजिबल हैं। और इन सभी को आपको स्केड्यूल 3 के हिसाब से वैल्यू के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी चल रहा है वर्क, ऐसे ही हमारा इंटेंजिबल एसेट जो होती हैं उन पर भी कभी कभी डेवलपमेंट चल रहा है। जब आप वर्क कर रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, उसको आपको अलग से अकाउंट में शो करना पड़ेगा। फिर आते हैं हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखे हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकते हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स में, पार्टनरशिप फर्म में, वो डिपेंड करता है कि आपने कहां पर करा है, और इसको आपको इस हेड के अंदर पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, शुरुआत में बताया था। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर आपने किसी को लोन दिया है लंबे समय के लिए, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो सामने वाले की जिम्मेदारी होती है, सामने वाले के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि उसको पूरा फुलफिल करना। तो वो यहां पर चीजें आती हैं, कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन एडवांस रिलेटेड टू पार्टी या अदर किसी भी तरीके का लोन एंड एडवांसेस। चलिए, उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी वाइज होता है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। अगर आपके पास कोई चीज गिरवी रखी हुई है तो सिक्योर्ड है, गिरवी नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। फिर आपका बैड और डाउटफुल डेब्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि यार इतना पैसा नहीं आएगा तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। और ये सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी एसेट्स के और लायबिलिटी के। फिर आपका ये करंट इन्वेस्टमेंट है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल तक के लिए कर रखे हैं, तो वही रहेगा आपका सेम जो अभी आपने वहां पढ़ा था। लंबे समय के लिए तो हमारे नॉन करंट है, और लंबे समय के लिए नहीं है, 1 साल के अंदर, तो वो हमारा वो करंट इन्वेस्टमेंट। चलिए, इन्वेंट्रीज को आपको शो करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज मैंने बताया था, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, ये सारी हमारी इन्वेंट्रीज में आती हैं, सारी की सारी इन्वेंट्रीज में आती हैं। तो इनको आपको अलग से जो हेड इन्वेंट्रीज, इसके अमाउंट के साथ साथ शो करना पड़ेगा। जितने भी गुड्स ट्रांजिट है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और किस मेथड से आपने उसकी वैल्यू निकाली वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैं जानता हूं बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, ये चैप्टर ही ऐसा है कि सर ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां से आपसे पूछा जाता है ना। ट्रेड रिसीवेबल की हम बात कर चुके हैं, इसमें अब बस आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि कितना पैसा आना है, कितना पैसा भी आउटस्टैंडिंग है। जैसे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months फ्रॉम द डेट दे आर ड्यू फॉर पेमेंट शुड बी सेपरेटली स्टेटेड। किसी ने आपको पेमेंट करना है, अभी किया नहीं है, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो उस अमाउंट को, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को भी आपको सेपरेट हेड में शो करना पड़ेगा। वो सिक्योर्ड है, अच्छी बात है, अनसिक्योर्ड, अच्छी बात है। अगर आपने कुछ चीज को गिरवी रखा हुआ है तो सिक्योर्ड है, नहीं रखा हुआ तो अनसिक्योर्ड है। आपको लग रहा है पैसा शायद नहीं आएगा, डाउटफुल है, कंफर्म हो गया कि नहीं आया तो वो बैड डेब्ट बन गया। ये सारी चीजों को हमें शो करना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, बैलेंस विद बैंक है आपका, चेक ड्राफ्ट है, कैश इन हैंड है, अदर कोई है तो उसका नेचर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलिए, ये आपके शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, कम समय के लिए जो आपने शॉर्ट टर्म के लोन दिए हैं 1 साल के अंदर, जो आपको पेड करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर शो करने पड़ेंगे सारे। इसी तरीके से इसी एड के अंदर लोन एडवांसेस है, कुछ अदर है तो वो शो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन बार बार ये जो सिक्योरिटी वाइज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास उसकी कोई भी चीज गिरवी है या नहीं, और वो आपको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा कि किस एसेट्स के लिए, किस शॉर्ट टर्म लोन एडवांस के लिए आपने इस एसेट्स को, इस सिक्योरिटी को गिरवी रखा हुआ है। तो बैलेंस शीट का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपने देखा, और अब मैं बैलेंस शीट के बाद आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें आगे बढ़ने से पहले 5 क्वेश्चंस ऐसे बता रहा हूं जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि कौन सी चीज किस हेड के अंदर आती है। करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, नन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, नन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, नन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। दूसरा, आपको कुछ क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा जहां पर आपको क्वेश्चन स्पेसिफाइड होगा और आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां आती है, उसको आपको शो करना पड़ेगा कि किस चीज का हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। किस तरीके करना पड़ेगा, इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए काफी अच्छे अच्छे। फिलहाल ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। सर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ऐसा होता है, ये कैसा फॉर्मेट आ गया? सबसे पहले जितना भी आपको रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब किसी चीज को बेचने के बाद जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो हमारा इसका पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें और अगर हमारी कोई इनकम है, दोनों को जोड़कर हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, और उसमें से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं मटेरियल को कंज्यूम करने में, स्टॉक इन ट्रेड जब हमने परचेस किया, या हमारा चेंज इन इन्वेंटरी ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला, या ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए करे, या डेप्रीशिएशन है, या और कोई एक्सपेंसेस है, उसको हम प्लस कर लेंगे। और जो ऊपर हमारी इनकम थी उसमें से इन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। फिर एक्सेप्शनल आइटम यानी कि कुछ ऐसे खर्चे जो आपने सोचे नहीं थे और फिर भी हो गए, उन खर्चों को हम यहां से माइनस करेंगे और फिर आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन उसके बाद आप एक्स्ट्रा आइटम्स को लिखोगे और माइनस करने के बाद आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स में आपको देखना है कि अभी का कितना है और डेफर्ड कितना है, दोनों टैक्स को माइनस करने के बाद आएगा आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यानी कि जब आप काम कर रहे हो और जब आपने वर्क को डिसकंटिन्यू कर दिया था, दोनों के बेसिस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद उसमें हम टैक्स एक्सपेंसेस को भी डिसकंटिन्यू करेंगे। यानी कि जब हमने बिजनेस ऑपरेशन को किया ही नहीं उस वक्त हमारे जो खर्चे दे रखे हैं उसको भी यहां से हटाकर हम यहां पर इन दोनों को माइनस करने के बाद निकालेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि अभी हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, फिर ये फॉर्मूला दे रखा अर्निंग पर इक्विटी का बेसिस के हिसाब से। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा, किसी सर्विस को प्रोवाइड किया, या अदर आपकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, वो आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट में हमारा कौन कौन सी कॉस्ट आती है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरोइंग कॉस्ट, या कोई नेट गेन या नेट लॉस, या अदर इनकम जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है, या डिविडेंड इनकम है, या नेट गेन है, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आपको वहां पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपको दे रखा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से उन पर कौन कौन से तरीके का खर्चा किया जा रहा है। सैलरी दी जा रही है, वेजेस दी जा रही है, उनका जो पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, उसमें पैसा डाला जा रहा है, उनको ईसॉप दिया गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वहां पर खर्चा किया गया, उनको इंटरेस्ट इनकम मिली, एक्सपेंस अगर हुए, डिविडेंड इनकम मिली। ये सारी चीजें हमारे किसका पार्ट है? एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। और वहां पर हम ये सारी चीजें आपको इसीलिए दे रखी हैं ताकि आपको मालूम रहे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ऐसे ही आपको यहां पर दे रखा है मटेरियल गुड्स एंड सर्विस के अंदर आने वाली सारी चीजें। देन उसके बाद आपको सब्सिडी इंफॉर्मेशन है, अलग से अगर आपको लगाना पड़ता है, देन वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो बच्चा लोग, ये आपका जो पूरा चैप्टर है उसको हमने किया। अब मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का मानना होता है कि सर क्या इस चैप्टर में से हम किसी तरीके का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इस चैप्टर में से पूरा का पूरा थ्योरी आता है? देखो बेटा, ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा है ऑल अबाउट बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें कहां आती हैं। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे, अब हम फॉलो कर रहे हैं वर्टिकल को। ठीक, फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है सारी चीजों को, तो वो हमने जाना कौन कौन सी चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। करेंट एसेट्स में आने वाली चीजें, नन करेंट एसेट में आने वाली चीजें, करंट लायबिलिटी में आने वाली चीजों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आता है कि ये कहां जाएगा भाई, ये किस हेड में जाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा।
अब आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन के हम सॉल्व करेंगे। दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना, आए हैं 2-3 बार जब आपका पहले भी सब्जेक्टिव था तब। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर में आ सकते हैं। सबसे पहली बात डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर आ सकता है, कितने परसेंट शेयर होल्डर्स को हमें शो करना पड़ता है उसके हिसाब से आ सकता है। देन सिक्योरिटी वाइज कैलकुलेशन के हिसाब से आ सकता है। स्केड्यूल 3 कवर क्या करता है, कितने कंपनीज को इसको फॉलो नहीं करना उसके ऊपर आ सकता है। प्लस आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, एसेट से लायबिलिटी है, या ये क्या है, करंट एसेट से या करंट लायबिलिटी। इसमें छोटे मोटे आपके ये आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। लेकिन बात करी जाए अगर सब्जेक्टिव टाइप की एक्सप्लेन करने की, तो आपको आ सकता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम नेक्स्ट ईयर पेड करने के लिए अभी से बना के रखते हैं, तो वो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, उसके बारे में बताना है आपको। एडवांस टैक्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो उन सभी क्वेश्चन के मिक्सअप जो आपके इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू भी और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, वो मैं डीपीपी में आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां आप प्रैक्टिस करना। अब बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर ये जो डीपीपी के सॉल्यूशंस हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको कहां से कवर करें, कैसे कवर करें। जैसे ही आपके 2-3 चैप्टर्स और हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया अगला चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और वो हम मक्खन की तरह करेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। तो जैसे ही 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे, तो मैं सारे चैप्टर्स का मिक्सअप एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, जहां पर हम उसके सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, उसके सिर्फ आंसर जानेंगे, ताकि आपकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस वहां पर हो पाए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेसिस के हिसाब से। तो 2-3 मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, मैंने पहले ही बताया, इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रू लिमिटेड। अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको ऑथराइज्ड इशू सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा है 200 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसमें से 100 लाख जो शेयर है वो इशूड हुए हैं फुली पेड पर। 48 लाख का पैसा आया है 8 के हिसाब से, हमने 8 कॉल्ड अप किया था, और 1.50 लाख शेयर्स वर 8 कॉल्ड अप, बट कॉल्स इन एरिया जो है अभी हमारा 3 का है। उसके हिसाब से आपको कुछ रिजर्व दे रखा है और फॉरफिटेड शेयर दे रखा है। अब सर हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर शेड्यूल 3 यानी कि स्केड्यूल 3 के हिसाब से बताना है कि हम इसको कैसे शो करेंगे। तो देखो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले इनका जो मेन हेडिंग रहेगा वो तो रहेगा आपका शेयर कैपिटल। अब वहां पर सबसे पहले आपने लिख दिया ऑथराइज्ड, और मान के चलता हूं 200 लाख, तो हम मान लेते हैं कि सबकी वैल्यू लाख में होगी, तो 200 लाख यानी कि यहां पर हमने लिख लिया 2000, ठीक है, 200 लाख यानी कि 2000 लाख में बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर हमने एक दूसरा कॉलम ले लिया इशूड, हम चाहें तो यहां भी शो कर सकते हैं लिख के ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। और आप क्या करोगे, बारी बारी से जो बोल रहा है, सबसे पहले 100 लाख इंटू 10 करेंगे, ठीक है, तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद आपका 48 इंटू 8 करेंगे, और उसके बाद 1.50 में से 8 में से 3 माइनस करने के बाद हम इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। देन आपको ये सारे कहां जाएंगे सर, इन सबके लिए अलग से हेडिंग जाएगी आपकी रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व डाल देंगे, जनरल रिजर्व डाल देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर, ये फॉरफिटेड शेयर भी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, तो वहां आएगा इस तरीके से हम ऐसे को डिस्क्लोज करेंगे। ये 3 नंबर में पूछा गया कई बार। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ और मेरे करने से पहले आप लोग भी एक बार ट्राई करेंगे। आपको बताना है कि ये जो चीजें आपको दे रखी हैं, इनमें से कौन सी चीज रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगी, कौन सी चीज नन करेंट लायबिलिटी में जाएगी, और कौन सी चीज करेंट लायबिलिटी में जाएगी। चलो बच्चों, क्या ये टर्म लोन किस में आएगा तीनों में से, सर टर्म लोन हमारा नन करेंट लायबिलिटी है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। अनपेड डिविडेंड कहां आएगा,
करेंट लायबिलिटी में आएगा सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नन करेंट लायबिलिटी में आएगा सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस करेंट लायबिलिटी में आएगा सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा और लेकिन माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। उसके बाद लोन रिपेबल ऑन डिमांड और 9% डिबेंचर्स, तो ये आपका 9% डिबेंचर जो है वो आएगा आपका नन करेंट लायबिलिटी में, और आपका ये जो लोन रिपेबल डिमांड है ये आपका करेंट लायबिलिटी में। इस तरीके से आपको शो करना है सारी चीजों को। तो बच्चा लोग ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंट। इस चैप्टर में आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। जिस तरीके से क्वेश्चन आपने एक दो फॉर्मेट देखे होंगे, बाकी क्वेश्चन मैं डीपीपी में प्रोवाइड करूंगा। बस उतना ध्यान देना है कि किस चीजों को हम कहां पुट करते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो या हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप अपने प्यारे गब्बर सर को विदा दीजिए। गब्बर सर अगले सेशन में आपसे मिलेंगे और वो सेशन आपका बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो तो मेरा भी फेवरेट चैप्टर है और उसको मैं आपका भी फेवरेट करा दूंगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को वहां दिक्कत भी आती है। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं गब्बर सर यानी कि ऋषभ त्यागी सर अगले सेशन में। लव यू ऑल।